तो पापा ने ये समझाया कि बेटा साइंस ले लो, साइंस के बच्चे तो सभी जगह कर जाते हैं। और शायद ये सोच आज तक भी आज लागू तक है। है, एग्जैक्टली। तो एक तरफ हिंदू में एडमिशन हो गया था और एक तरफ इंजीनियरिंग में। एमबीए जाके मुझे पहली बार समझ में आया कि जो छटपटाहट 4 साल मैंने फेस करी थी इंजीनियरिंग में, वो क्यों करी थी, क्योंकि मैं टेक्निकल बच्ची नहीं थी। Okay. पीसीएम में अच्छा होना और इंजीनियरिंग में अच्छा करने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात मुझे वो 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट होने के बाद, जब मैंने एमबीए में जाकर वो पढ़ाई करनी शुरू करी जो मुझे पसंद आ रही थी, तब मुझे वो समझ में आई। और शायद वहां मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझ जैसे और कितने बच्चे होंगे जो ये गलत करियर का चुनाव लेते। मैं अगर ये पैरेलल ड्रॉ करूं हमारी जनरेशन से, तो हम लोग सबसे पहले कॉलेज को चुनते yes. कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, हमें आईआईटी जाना है, हमें एनएलयू पढ़ना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करना है से हमें शायद मतलब ही नहीं था। हमारी परसेंटेज जहां मीट हो जाएगी हम वो कर लेते थे। करेक्ट। हम घर में आज भी यही बात कर रहे होते हैं कि जो पढ़ाई में अच्छा है उसको इंजीनियर बन जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डीप रूटेड साइकी बच्चे की बन जाती है कि अगर मैंने ये नहीं करा, अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी, अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, तो शायद मैं दूसरों के मुकाबले कम अच्छा। नमस्कार एंड वेलकम। करियर डिसीजन मेकिंग हम सबके लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट क्या उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको पता है? शायद नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये पूरी सीरीज बना रहे हैं ऑफ इंटरव्यूज विद मिस कृति श्रॉफ, जो कि कानपुर से हैं। 50,000 बच्चों से ज्यादा को करियर डिसीजन लेने में हेल्प कर चुकी हैं और इनके स्टूडेंट्स तकरीबन 35 सिटीज अक्रॉस इंडिया से आते हैं। वेलकम कृति। थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, क्या कारण थे कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? ये काफी एक दिलचस्प सवाल है और मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो उसको खुद नहीं पता कि क्या करना है। मेरे पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और जैसे कि ज्यादातर लड़कियों को अपने फादर से काफी इंस्पिरेशन होती है, प्यार होता है, तो बड़े होते वक्त ये सोचा कि जैसे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम भी बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, 10th निकल गया। हमारे स्कूल में कॉमर्स था नहीं, तो ये हुआ कि अब अगर कॉमर्स लेना है तो स्कूल बदलना पड़ेगा और वरना साइंस। स्कूल से बहुत प्यार था, स्कूल बदलने का मन नहीं था। तो पापा ने ये समझाया कि बेटा साइंस ले लो, साइंस के बच्चे तो सभी जगह कर जाते हैं। और शायद ये सोच आज तक भी लागू है। एग्जैक्टली। तो हमने कहा ठीक है, हम साइंस ले लेते हैं, पापा के दिखाए रास्ते पे तो हमें चलना ही था। हमने साइंस ली और यकीन मानिए उस जमाने में, मैं बात कर रही हूँ 97-99 की उस जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना हर बच्चे का सपना हुआ करता था। तो हमारा भी सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे। तो उस जमाने में कुछ 3 या 5% कटते थे अगर साइंस के बच्चे को कॉमर्स लेनी होती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारा एम ये था कि हम 92-93% ले आए, ताकि कट होने के बाद भी हमें कम से कम हिंदू या कुछ इस तरीके का कॉलेज मिल जाए। तो उस हिसाब से बस साइंस की पढ़ाई करनी चालू करी। कोई इंजीनियरिंग की कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं करा, क्योंकि बनना तो सीए था, इंजीनियर तो बनना नहीं था। अब जब 12th में आए तो पापा ने कहा तेरी सब फ्रेंड्स इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने जाती है, तू घर में बैठ के क्या करेगी, तू भी फॉर्म भर दे एंड गो विद देम, हैव गुड टाइम। तो चलो अच्छा है, पिकनिक हो जाएगा। हमने सारे इंजीनियरिंग के फॉर्म्स भर दिए और उस जमाने में जेई के साथ साथ आईआईटी जेई बहुत डिफरेंट हुआ करता था आज से। और तब स्टेट के एग्जाम्स हुआ करते थे, जैसे कि यूपी का एमएनएलआर हुआ करता था, एमपी का अलग हुआ करता था। तो जितने फॉर्म्स मेरी फ्रेंड्स ने भरे उतने फॉर्म्स हमने भर दिए और सबके साथ जाकर हमने जितना समझ में आया उतना एग्जाम में ऑनेस्टी से दे दिया। जब नहीं समझ में आया तो उठकर बाहर आके पिकनिक मना ली। अब जब रिजल्ट आया तो खुशकिस्मती कहिए या जिंदगी का एक खुद की एक नियति बोलिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एमपी के एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। अब हमें तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। और तभी मेरे घर में एक शादी थी, तो शादी में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। जिसको पता चला कि बेटी का कहाँ एडमिशन हो रहा है, तो एक तरफ हिंदू में एडमिशन हो गया था और एक तरफ इंजीनियरिंग में।
अब सबने ये बोलना शुरू कर दिया कि अरे इंजीनियरिंग में कहाँ होता है, लोगों का तो करने से नहीं होता। और ये बात है 1999 की, जब बहुत ही कम लड़कियां इंजीनियरिंग करती जाती थी। करेक्ट। और सबने बोलना शुरू कर दिया, तुम अगर इसको छोड़ोगी तुम जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगी, तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो ऑब्वियसली एक 18 साल के बच्चे को सही और गलत की पहचान नहीं होती है, उसको लगता है अगर घर में सब जो बोल रहे हैं तो वही अधिकांश सही होगा। तो मैंने भी वही करा और मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और मैं एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज जीएसआईटीएस में पहुंची। वो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध और मानी कॉलेज। अब वहां जाने के बाद पहले 6 महीने में हमें समझ में आ गया था कि आई एम अ मिसफिट, आई शुडंट हैव कम हियर, नॉट बिकॉज कि कॉलेज अच्छा नहीं था, बट क्योंकि मैं शायद इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनी। पर मैं हमेशा से, मेरी एक खासियत थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी, तो और शायद जैसे कि हम लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियां थोड़ी सी सिंसियर होती हैं, तो उन्हें जो काम बोला जाए वो कर लेती हैं, बहुत सिंसियर होती है। तो पढ़ना आता था मुझे, पढ़ने से मैं कभी नहीं डरी या भागी। तो मैं मार्क्स अच्छे लेकर आ रही थी कॉलेज में, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। अब इस बात का लोगों को खुद की समझ रखना उस 18 साल की उम्र में, और लोगों को ये समझा पाना कि मन नहीं लग रहा लेकिन मार्क्स आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट, ये शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि खुद मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं अपने पेरेंट्स तक को नहीं समझा पा रही थी, तो लोगों को तो बहुत ही दूसरा सवाल है समझाना। अब इस दौरान ये हुआ कि पहले 1 साल तक तो मैंने कोशिश करी सबको समझाने की, करने की, लेकिन सबको लगा मार्क्स अच्छे आ रहे, तुमको ऐसे ही लग रहा है, नया कॉलेज है, नया माहौल है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए तुम्हें लग रहा है, तुम करो। बाय द सेकेंड ईयर मैंने एक समझौता कर लिया था कि अब हमारे जमाने में ये बच्चों को लिबर्टी नहीं होती थी कि कॉलेज पसंद नहीं तो छोड़ दो, तो ठीक है, अब हालात से समझौता किया और इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। मार्क्स अच्छे आते रहे। फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के एंड, फाइनल ईयर में एंटर करते करते मैंने पापा को ये बात तय करके बोल दी थी कि मैं ना तो जॉब के लिए बैठूंगी इंजीनियरिंग और ना मैं एमटेक करूंगी, क्योंकि तब तक मुझे ये क्लैरिटी हो चुकी थी कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनी। तो पापा को आया गुस्सा, उनको लगा कि मैं अपना भविष्य बर्बाद करना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं करना चाहती लाइफ में, और उन्होंने कहा ठीक है, तो जिस दिन डिग्री आ रही है उस दिन दूल्हा रेडी होगा और शादी कर लो। माय गॉड। हमने कहा हमको तो कुछ करना है। उन्होंने बोला तुम्हें क्या करना है, तुम जॉब भी नहीं लेना चाहती हो और पढ़ना भी नहीं चाहती हो, तो एक ही उपाय समझ में आया कि एमबीए कर लो, क्योंकि और कुछ एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सन 2001-2 में मेरी समझ, मेरी सूझबूझ नहीं बता पा रही थी, और उस टाइम कोई इस तरीके के करियर काउंसलर्स नहीं होते थे जो हमें गाइड कर सके। तो हमने जाके एक दिन फोन उठा के पापा को बोला मेरे को समझ में आ गया, मुझे एमबीए करना है। उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि अगर टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस में आएगा एडमिशन तो कराऊंगा, नहीं आएगा तो दूल्हा तैयार होगा गेट पे। अब हमने उसको चैलेंज की तरह ले लिया, पढ़ना खासियत थी हमारी, हम लग गए पढ़ाई में। पढ़ाई करते करते हमने टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। तो उस जमाने में 9th रैंक पे आता था आईएमटी गाजियाबाद, और उसमें मेरा एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो पापा से शर्त लगी थी, पापा को शर्त माननी पड़ गई और हम एमबीए करने चले गए। एमबीए जाके मुझे पहली बार समझ में आया कि जो छटपटाहट 4 साल मैंने फेस करी थी इंजीनियरिंग में, वो क्यों करी थी, क्योंकि मैं टेक्निकल बच्ची नहीं थी। पीसीएम में अच्छा होना और इंजीनियरिंग में अच्छा करने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात मुझे वो 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट होने के बाद, जब मैंने एमबीए में जाकर वो पढ़ाई करनी शुरू करी जो मुझे पसंद आ रही थी, तब मुझे वो समझ में आई। और शायद वहां मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मुझ जैसे और कितने बच्चे होंगे जो ये गलत करियर का चुनाव लेते। खैर बहुत अच्छा निकला एमबीए। उसके बाद मेरी जॉब लगी, जॉब मेरी विप्रो टेक्नोलॉजीज में लगी, अगेन टेक्नोलॉजी कंपनी में। तो पर ठीक है, समय अच्छा निकल रहा था, और जब हमने वहां पे जॉब ज्वाइन करी तो शुरुआत में 6 महीने टेक्नोलॉजी कंपनी में अक्सर लोग बेंच पे होते हैं, जब प्रोजेक्ट नहीं मिला होता, हम काम सीख रहे होते। तो शाम को 4-5 बजे के बाद हम खाली होते थे, और खाली रहते थे तो मेरे एक बॉस थे, अक्सर हम कभी उनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे, कभी टाइम ऐसी पास करते थे। उन्होंने बोला कृति तुम गलत प्रोफेशन में हो और तुमको साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए।
अब मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में बहुत पढ़ लिया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने एमबीए कर लिया, जॉब अच्छी लगी, कैंपस में हाईएस्ट पैकेज पे हूं मैं अपने कैंपस में से, मुझे और ना पढ़ाइए। उन्होंने बोला नहीं तुम शाम को करती क्या हो, खाली तो रहती हो। मैंने कहा खाली रहते हैं। तो एक काम करो, पास में ही एक इवनिंग कॉलेज है, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दे रहा हूँ, मैं वहां पे प्रोफेसर को जानता हूँ, और तुम एडमिशन लो और तुम पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, पढ़ाई का शौक शुरू से था बचपन से, तो पढ़ना शुरू कर दिया, एडमिशन ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। टाइम के साथ कब वो एक साइकोलॉजी का एक कोर्स कंप्लीट हो गया मुझे नहीं पता चला, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे डिग्री से करना क्या है। आई हैड नो ऑब्जेक्टिव ऑफ परस्यूइंग इट, आई वाज नॉट थिंकिंग व्हाई एम आई डूइंग इट। सर ने कहा था, पढ़ने में मजा आ रहा था, शाम को खाली थे, इसलिए वो कर लिया। बाय द टाइम वो जब तक कंप्लीट हुई मेरी शादी हो गई, मैं शादी करके कानपुर आई। कानपुर आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो यहाँ पे तो काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं थी। ओके। मैं खाली टीचिंग या बैंकिंग में जा सकती थी, दोनों का ही तजुर्बा मेरे पास नहीं था। तो ये लगा कि चलो टीचिंग करके देख लेते हैं। तो शुरुआत करी एमबीए के टेस्ट प्रेप में बच्चों को पढ़ाने से, क्योंकि एमबीए करके आए थे, कैट का एग्जाम क्लियर करा था, फॉर्मेट क्लियर था, समझ में आता था, तो लगा ये काम हम आसानी से कर सकते। तो वो हमने शुरुआत करी और बहुत अच्छे से मैंने 3 साल बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद आई वेंट ऑन अ फैमिली वे। जब हमने वो सबैटिकल लिया और अपने आप को दोबारा सोचने की कोशिश करी कि अब आगे यही करना है या कुछ और करना है, तब तक जो मेरे पहले बैच के कुछ स्टूडेंट्स थे वो अपने एमबीए करके पास आउट कर गए थे। ओके, जिनको पहले पढ़ाया था, जिनको सबसे पहले साल पढ़ाया था। करेक्ट। तो वो जब एक आध बच्चे मिलने आए तो उन्होंने ऐसे पूछा, मैम आजकल आप क्या कर रही हो? हमने ऐसे ही बोला कि कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे खाली हैं। तो उन्होंने बोला, मैम पढ़ाने वाले हमें जिंदगी में बहुत मिले, आपके जैसे राह दिखाने वाला कोई नहीं। तो आपको हम ये बोलेंगे कि आप पढ़ाइए तो ठीक है, आपका मन है, लेकिन आप जो गाइडेंस करती है आप उसमें जाइए, क्योंकि कानपुर शहर में कोई आपके जैसा हमें अभी तक नहीं मिला जिसने हमें ये बताया हो कि ये सही रहा है और ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो आप वो करिए। और कभी कभी शायद हम सबके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि किसी की कोई बोली हुई छोटी सी बात भी हमें स्ट्राइक कर जाती है, वो एक इनसाइट दे जाती है। हाँ, और शायद मैं उस समय उस दौर में भी थी जहां मैं खुद सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना है, और वो एक बच्चे की वो बात मुझे जैसे एक इम्पैक्ट कर गई, और मुझे लगा कि शायद यही है जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। और ये कहीं ना कहीं शायद इमोशनली कनेक्ट भी इसलिए करा क्योंकि मैं उस असमंजस में 4 साल खुद रही थी। तो मैंने एक बच्चे की वो जो उधेड़ बुन होती है, पेन को आप समझ पाए बेटर, मैं समझ सकती थी क्योंकि मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस। तो अब मैंने कहा कि अब इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो वापस फिर पढ़ाई का मौका आ गया, लेकिन इस बार वो साइकोलॉजी काम आ गई। तो अब मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए करियर काउंसलिंग में व्हाइल आई वाज विद माय स्मॉल बेबी, और वो करने के बाद सन 2014 में हमने फाइनली अपना ये करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट बाय करियर्स विद कृति के नाम से हमने चालू। तो ये मेरी एक कहानी है इस पूरे करियर में आने की पीछे। आई मस्ट से व्हाट अ इंस्पायरिंग जर्नी, यू नो। कुछ चीजें आई थिंक आप भी देख रहे होगे अभी, जो कंफ्यूजन आपको आपके ग्रेजुएशन के टाइम, आई थिंक वो आज भी बच्चों के साथ है। बिल्कुल। रादर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बढ़ गया है, तब ऑप्शंस फिर भी कम थे। आप सही बोल रहे हैं, मैं इसको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहती हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, एग्जैक्टली। अब और वो बच्चा आज भी हेल्प सीकिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास, बट बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं, और यही पर्पस है हमारे इस पूरी सीरीज को बनाने का आपके साथ। करेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोर टॉपिक। मेरे को जब मैं बच्चों के साथ काउंसलिंग करता हूँ या जो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है, मैंने जाने 3 एस्पेक्ट्स हैं: करियर, कोर्स एंड कॉलेज। लोगों ने सबको एक बना के रखा हुआ है, और मेरे हिसाब से तीनों बहुत डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कृति, विथ योर एक्सपीरियंस, कि क्या राइट स्टेप्स और प्रोसेस होने चाहिए। तो अगर मैं अपने आपके और मेरे टाइम की बात करूं, तो हमने पहले कोर्स को चुना और बाद में वहां से करियर पे आए, राइट। बट आज मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी द करियर फर्स्ट और कॉलेज फर्स्ट, आई डोंट नो। हम आपसे जानना चाहते हैं
कि सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या? बहुत सही सवाल है नितिन जी, और शायद मैं अगर ये पैरेलल ड्रॉ करूं हमारी जनरेशन से, तो हम लोग सबसे पहले कॉलेज को चुनते यस, कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, हमें आईआईटी जाना है, हमें एनएलयू पढ़ना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करना है से हमें शायद मतलब ही नहीं था। एग्जैक्टली, हमारी परसेंटेज जहां मीट हो जाएगी हम वो कर लेते थे, करेक्ट। पर वहीं से डिससैटिस्फैक्शन शुरू हुआ, और वहीं से हमारी जनरेशन के बहुत लोग भटके। और आप अपने चारों तरफ और मैं अपने चारों तरफ अगर देखूं तो हम में से बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो मेरी तरह, जिन्होंने पढ़ाई किसी और चीज में करी और आज काम किसी और चीज में कर रहे हैं। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब एडमिशन लिया तो हम कोर्स या करियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, हम कॉलेज पे ध्यान दे रहे थे। एब्सोल्युटली राइट। तो सही तरीका है सबसे पहले करियर के चुनाव, ओके, कि हमें करियर का चुनाव करना है कि हमें बनना क्या। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है। और एज अगेंस्ट हमारे जमाने में जहां शायद गिन चुन के 5 या 6 या 7 ऑप्शन हुआ करते थे, आज लगभग बच्चों के पास 300 साढ़े 300 करियर ऑप्शंस हैं जिसका वो चुनाव कर सकते हैं। और शायद कुछ देर बाद मैं इस बारे में भी बात करूंगी कि ये इतने सारे चुनाव क्यों आ गए और कैसे आ गए। पर मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले करियर का चुनाव। जैसे ही आप करियर का चुनाव कर लेंगे, आपके पास 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इस करियर में पढ़ने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपको 11th 12th में लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर हो जाता है अलग, हम चुनाव 11th 12th के सब्जेक्ट्स का कर लेते हैं कि मुझे 10th तक कौन से सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं और कौन से अच्छे नहीं लग रहे, उसके हिसाब से मैं 11th 12th में सब्जेक्ट्स पकड़ लेती हूँ। अब 11th 12th में जो सब्जेक्ट्स पकड़ लिए उसके हिसाब से कहाँ एडमिशन पॉसिबल है वहां हम चले जाते हैं। तो हम तो नदी की तरह बहते चले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि हम कहाँ पहुंचे। होना चाहिए उल्टा, कि हमें अर्जुन बनना है। हमें पहले चिड़िया की आंख देखनी है कि हमें तीर कहाँ निशाने पे लगाना है। यहाँ पे एक सवाल है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। जैसे आपने बताया व्हेन ड्यूरिंग योर जर्नी एक 17-18 साल की लड़की को वहां जाके ये समझ पाना कि डिससेटिस्फेक्शन है, फिर लोगों को समझाने में आपके 4 साल चले गए और आपने डिग्री कर ली। बिल्कुल। क्या एक 15-16 साल का बच्चा आज ये पता कर सकता है कि मुझे किस डोमेन में जाना है? इज दैट द राइट एज? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैं पहले शायद अपने सवाल का जवाब खत्म करती हूँ और फिर इस पे आती हूँ कि पहले करियर का चुनाव करिए, फिर सब्जेक्ट का चुनाव करिए और कोर्स का चुनाव करिए, और फिर उसको पढ़ाने के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है आप वहां चुनाव। मेरे को जो करना है उसके लिए जो बेस्ट है वहां जाए, ना कि जो दुनिया के लिए बेस्ट है वो कराती ही नहीं जो मेरे को करना है। तो ये राइट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। अब करियर, कोर्स एंड देन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अब आता है आपका दूसरा सवाल कि क्या ये 15-16 साल के बच्चे को क्या इस बात की जानकारी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है कि उसको क्या करना है? तो ये एक्चुअली काफी कठिन है, और मेरा मानना है कि शायद मुश्किल से 5 से 10% बच्चा ही ऐसा होता होगा जिसको 15, 16, 17 या इवन 18 साल तक की उम्र में ये बात की समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है। मुश्किल से 5 से 10% बच्चे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं। बट यहाँ पे एक चीज है, when I am talking with मेरा खुद का बेटा 18 साल का है, and when I was talking to him, he said, बोले पापा हमारी जनरेशन को ये पता है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, राइट, when we were doing, तो हमारे पास वो नहीं करने वाला ऑप्शन था नहीं था। तो दिस चॉइस बिकम्स मोर डिफिकल्ट। मुझे लगता है दोनों बातें इसमें। देखिए, एक तो क्योंकि हमारी जनरेशन के पास तो चॉइस ही बहुत कम थी, तो नहीं करना और करने के बीच का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। सिंपल सी बात थी, अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो हमारी तरह पीसीएम या पीसीबी ले लो और इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ। थोड़ी पढ़ाई कम समझ में आ रही है तो कॉमर्स ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर लो, और भी बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है तो फिर ह्यूमैनिटीज ले लो और टीचर या लॉयर बन जाओ। कहानी ले कर यही पहुंचती थी। पर अभी जैसे कि मैंने कहा कि 300 साढ़े 300 करियर है, तो अगर बच्चा उसमें से ये भी डिसाइड कर लेता है ना कि मुझे क्या नहीं करना, तो शायद 300 साढ़े 300 में से 100 पे तो आ ही जाएगा। वेरी करेक्ट। तो कहीं तो फनल बनना शुरू हो ही जाएगा। तो वो भी कोई बुरी सोच नहीं है। अब क्या उसको पता होगा? जैसे कि मैंने कहा 90-95% बच्चों को नहीं पता होगा कि उन्हें क्या करना है,
और इसका कंफ्यूजन काफी हद तक हम अपनी सोसाइटी को भी एट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम घर में आज भी यही बात कर रहे होते हैं कि जो पढ़ाई में अच्छा है उसको इंजीनियर बन जाना चाहिए, इंजीनियरिंग से सारे रास्ते खुले हुए हैं, पहले इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद सोचते रहना कि क्या करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीप रूटेड साइकी बच्चे की बन जाती है कि अगर मैंने ये नहीं करा, अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ी, अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, तो शायद मैं दूसरों के मुकाबले कम अच्छा हूं। ये हम उसको बता नहीं रहे, वो लेकिन हम अपनी रोज की डेली कॉन्वर्सेशंस में उसके अंदर ये साइकी डेवलप करते हैं। मैंने कितने बच्चों से जब अकेले बात करी है, तो वो बोलते हैं मैम मैं ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकते हो बेटा, तुम तो इतने अच्छे ड्राइंग करते हो, तुम तो लॉयर भी बन सकते हो, तुम साइकोलॉजी में भी जा सकते हो। नहीं मैम, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं पढ़ाई में। ये साइकी एज अ सोसाइटी हमें बदलने की जरूरत है। और होता क्या है, अगर बच्चे को समझ में भी आ रहा है कि मेरे को ह्यूमैनिटीज लेने की जरूरत है, या मुझे साइकोलॉजी लेने की जरूरत है, या कॉमर्स लेने की जरूरत है, वो शायद सोसाइटी के दबाव और प्रेशर और अपने आप को दूसरों से कम समझने की डर से वो इस चीज को वोकल ही नहीं कर पाता है। कितनी बार अपने आप में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, पेरेंट्स को बोलना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जिसने 4 साल तक सीए के अटेम्प्ट, 4 साल तक, और उसका सेकेंड ईयर पास नहीं हुआ। उसके बराबर के सब बच्चे ग्रेजुएट हो गए, आगे किसी कुछ एमबीए में भी चले गए। जब वो फर्स्ट टाइम आकर हमारे कॉन्वर्सेशंस में हमें ये एक्सेप्टेंस हमने उसको दिलाने की कोशिश करी कि शायद सीए तुम्हारे लिए नहीं है, वो 1 घंटा मेरे ऑफिस में बैठ के रोई, क्योंकि उसको ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना कि मेरी मम्मी सीए, मेरे पापा सीए, मेरी बहन सीए, और मैं सीए नहीं बन पाई, तो शायद मैं कम हूं। अलग ही डोमेन है जो अनटच्ड है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज्यादा नहीं है। भगवान ने तो हमें 5 उंगली भी बराबर नहीं दी है, और हर उंगली का अपना एक खास यूज है ना। तो अगर बाकी सब फैमिली में सीए है और एक बच्चा सीए नहीं है, तो वो कम नहीं है, वो शायद किसी और चीज में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो आपका सवाल था कि क्या उसको समझ में आ पाएगा, शायद नहीं आ पाएगा। और वहां पे आपके और हमारे जैसे करियर काउंसलर्स की इनपुट्स, जो उन्हें इंट्रोस्पेक्शन कराने में मदद करते हैं, उनको ये समझाने में कि क्या ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, वो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो दैट्स राइट, आपने जैसा बोला, इट शुड बी करियर फर्स्ट, देन कोर्स एंड देन कॉलेज। एंड आपने ये भी बताया कि सिर्फ 5% बच्चे हैं जिनको ये पता रहता है, और जो नए बच्चे हैं, मतलब बाकी जो बच्चे हैं, उनको ये पता है कि भाई क्या नहीं करना है। तो चॉइसेस बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इफ आई वांट टू आस्क यू, क्या प्रोसेस एक बच्चा अपनाए ताकि वो एटलीस्ट एक डोमेन तो पता कर ले? जैसे उसको ये पता चल गया है कि मुझे ये नहीं करना है, कुछ तो पैरामीटर्स उसने लगाए होंगे जिससे उसको ये आइडिया हुआ। वही चीज, वही एस्पेक्ट को अगर वो यहाँ लेके आए कि कैसे मैं पता करूं, तो कैन यू हेल्प विद सम फ्यू थंब रूल्स या कुछ 1 2 3 4 स्टेप्स, जो बच्चा एटलीस्ट वो प्रोसेस को तो चालू करे करियर सिलेक्शन की बिफोर द कॉलेज और कोर्स? देखिए, करियर सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अगर हम उसको थिंकिंग में लेकर आए, और मुझे लगता है इसके मल्टीपल पहलू हैं जिनको अनफोल्ड करने की पैरेलल कोशिश करनी चाहिए। और ये खाली बच्चा अकेले नहीं कर सकता, ये पूरा एक फैमिली को मिलकर डिसीजन लेने का प्रोसेस है। जिस तरीके से हम घर में एक शादी जब करते हैं बच्चे की, चाहे हम लड़के की शादी कर रहे हो और चाहे हम लड़की की शादी कर रहे हो, तो ये एक फैमिली का डिसीजन होता है। हम हर तरीके से हर पहलू को जांच परख रहे होते हैं। तो करियर भी तो लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। खाली बच्चे के ऊपर छोड़ देना या खाली माँ बाप के ऊपर छोड़ देना, दोनों ही तरीके से वो गलत हो सकता है। तो ये आई थिंक एक बहुत ही इंक्लूसिव डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को शायद खुद की समझ है पर लाइफ का तजुर्बा नहीं है, और पेरेंट्स को शायद लाइफ का तजुर्बा है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे की इंटरेस्ट की, बच्चे की कैपेबिलिटी की उतनी समझ ना हो। कुछ केसेस में हो सकती है, कुछ केसेस में ना हो। और एक समझ जो शायद दोनों के पास अभी नहीं है, वो है कि वर्ल्ड किस तेजी से पिछले 20 से 25 साल में बदल गया।
क्योंकि पेरेंट जब करियर का चुनाव में बच्चे के साथ होता है तो कहीं ना कहीं बेंचमार्क कर रहा होता है अपने जमाने के कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, अपने पूरे जमाने तरीके के करियर्स को, True. कि मेरे जमाने में मेरे बैचमेट्स ने ऐसा किया था, मेरे जमाने में एडमिशन ऐसा होता था। पर तब से अब तक में 25 से 30 साल का गैप आ चुका होता है, तो दुनिया तो बदल गई है। तो ये समझ तो दोनों के पास ही नहीं है। तो 3 पहलू हैं जहां जिनको हमें अनफोल्ड करना है। अब इन 3 पहलुओं पे काम कैसे करा जा सकता है, बात ये है। तो सबसे पहला है कि जब तक हमें हमारे ऑप्शंस ही नहीं पता, हम चुनाव कैसे करेंगे। और अक्सर जब मैंने किसी भी बच्चे से, किसी भी पेरेंट से अपने करियर में ये पूछा है कि आप मुझे जितने भी करियर्स जानते हैं उनके एक नाम बताइए, आज तक शायद ही किसी फैमिली ने 17-18 नाम बताए। माय गॉड, गिनकर। और है कितने, 300 350। तो जब हमें अपनी पॉसिबिलिटीज ही नहीं पता तो चुनाव कैसे होगा। I think this is where a role of a career counselor comes into picture. वो एस्पेक्ट जो शायद ना पेरेंट को पता है ना बच्चे को पता है। बिल्कुल। सेकंड है कि इंट्रोस्पेक्शन। हर बच्चा फर्क है, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे भी फर्क है, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट है और जो एक्सट्रोवर्ट है, उसकी क्षमताएं, उसके काम करने के तरीके, उसको जो चीजें पसंद आएगी और जो नहीं आएंगी, वो बिल्कुल फर्क हो। एक बच्चा जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पसंद करता है और एक बच्चा जो लास्ट मिनट पे एकदम भागते दौड़ते अपने सारे काम कंप्लीट करता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक बच्चा जो बहुत ही क्लास में जासूस बन के घूमता है, उसको क्लास के हर बच्चे की खबर है कि किसने सही काम किया, किसने गलत किया, आज क्लास में क्या हुआ था, मैम ने क्या कह दिया, उसकी कैपेबिलिटी सोचिए आप। और एक ऐसा बच्चा जो खाली किताबों में घुस के अपना मैथ सॉल्व कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी। तो हर बच्चे की अपनी खासियत है। एज अ पेरेंट हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे की ये फाइनर एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। हमें उनको इंटरवीन करके उनको बदलने की जरूरत नहीं है। अक्सर मेरे पास ये सवाल आते हैं जहां पेरेंट बोलते हैं हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है, हम इसको एक्सट्रोवर्ट कैसे बना दें। क्यों बनाना है? तो हम एक ऑरेंज को एप्पल नहीं बना सकते और एप्पल को ऑरेंज नहीं बना सकते। हम एक ऑरेंज को और मीठा ऑरेंज बना सकते हैं और एक एप्पल को और रसीला एप्पल बना सकते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट है उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि तुम जब बात करो तो तुम कॉन्फिडेंट अपीयर करो, लेकिन हम उसको एक्सट्रोवर्ट नहीं बना सकते। और क्यों बनाना है? और क्यों बनाना है, बिल्कुल सही बात यह है कि क्यों बनाना है, बदलने की जरूरत ही नहीं है। जो जैसा है वो बहुत खूबसूरत वैसा ही है। तो ये एक तालमेल का काम है जो पेरेंट और बच्चे को मिलकर बैठाना है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये क्लास 7-8 से तालमेल बिठाना शुरू करेंगे तो 10th तक आते आते पेरेंट और बच्चे की अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा काम है जहां पेरेंट को पीछे हटके, दूर हटके ऑब्जर्व करना है और बच्चा जहां कुछ कर रहा है उसको मॉनिटर करना है, उसको बढ़ावा देना है। जहां कुछ कम पड़ रहा है वहां पे उसको प्रोत्साहित करना है। तो अपने आप जब आप ये काम करेंगे तो 3 और अगर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस घर पे होंगी बहुत जरूरी तो 3 से 4 साल में आपको ब्रॉडली ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि शायद करियर तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, बच्चा नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एक डायरेक्शन लाइफ की क्या देनी है। प्लीज मुझे वो ब्रॉडर एरिया दिख जाएगा, ब्रॉडर एरिया दिख जाएगा कि मेरा से आप आगे कि मेरा बच्चा फील्ड वाले करियर्स में ज्यादा अच्छा कर लेता है क्या, या मेरा बच्चा जासूसी वाले करियर्स में ज्यादा अच्छा कर लेगा, या मेरा बच्चा बातें करने वाली करियर्स में बहुत अच्छा कर लेगा, या मेरा बच्चा साइंटिफिक चीजों में ज्यादा अच्छा कर लेगा, मेरा बच्चा आर्ट वाली चीजों में ज्यादा अच्छा कर लेगा। एक ब्रॉड डोमेन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा अगर आपने क्लास 7-8 से एक ये बच्चे के साथ एक अनुभव बिठाना शुरू कर दिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में तो यूट्यूब का जमाना है, तो ऑलमोस्ट हर करियर की पॉडकास्ट अवेलेबल है। बहुत अमेजिंग प्रोफेशनल्स जो अपने फील्ड, अपने करियर में गजब का काम कर रहे हैं, उन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिया है उनके करियर में क्या हो रहा है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या खराबियां हैं, क्या सैलरी मिलती है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए उस करियर में सक्सीड होने के लिए। तो हम सब आज की तारीख में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत टाइम व्यतीत करते हैं,
तो हफ्ते में एक दिन ऐसा कर सकते हैं 2 घंटे की हम ये साथ बैठकर कुछ अलग अलग करियर्स के पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो अगर ये काम अगर हम सपोज 3 से 4 साल कर ले, तो जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग 18-19 करियर की है, वो 100-150 तक तो हम लेकर जा ही सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स मैं बोलती हूँ कि शुरुआती स्टेप्स हैं। इंट्रोस्पेक्शन फॉर द चाइल्ड एंड द फैमिली टुगेदर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑप्शंस दैट आर देयर। एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा कि ये 17-18 से 350 हैं और वो 350 अच्छे करियर हैं। अच्छे करियर, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और शायद अपनी निगाह ना सैलरी से हटानी। वेरी करेक्ट। वो वहीं पे हैं अभी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, दैट्स इट। मुझे अक्सर ये सवाल आता है कि मैम इस करियर में जाने के बाद बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। अब आप मुझे नितिन जी एक सिंपल सी बात बताइए, हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर को तो सबसे एस्टैब्लिश्ड करियर मानते हैं, है ना। आपने और हमने ऐसे डॉक्टर्स देखे होंगे जो एक विजिट का 1500 से 2000 रुपए ले रहे हैं, और ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं जो एक विजिट के 50 रुपए ले रहे हैं, है ना। तो क्या डॉक्टर बन जाने से हमारी स्टार्टिंग सैलरी, हमारा भविष्य, हमारी स्टेबिलिटी तय हो गई? मेरे पास ऐसे भी इंजीनियर्स के एग्जाम्पल हैं जो पास आउट होते से ही 1 करोड़ के पैकेज पे है। और मैं अभी रिसेंटली एक ऑफिशियल के साथ ट्रैवल कर रही थी, मैं डिपार्टमेंट को नेम नहीं करना चाहूंगी, पर उन्होंने बोला उनकी गवर्नमेंट ऑफिस है और उनके ऑफिस में ज्यादातर पियोन्स इंजीनियर्स हैं। माय गॉड। तो ये किसी भी करियर, और ये मैं इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं हर उस करियर के लिए बोल रही हूँ। चाहे हम लॉ देख लें, आज हमारे पास लॉ में भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां 200 रुपए में नोटराइज करने वाले हमें लॉयर्स मिलते हैं। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर वैसे नहीं रह गए हैं, हर करियर में है। हर करियर में कोई एक सेट बेंचमार्क सैलरी नहीं रह गई है कि इतना कर लोगी, ये कर लोगी तो इतना तो मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आज आप एक 10th 11th का बच्चा जो यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर है, वो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है। आप डॉली जैन का एग्जाम्पल लीजिए, वो तो साड़ी पहना कर बहुत पैसा कमा रही है। तो चेंज हो गए हैं चीजें। करेक्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस प्रोसेस के बारे में। आई थिंक एटलीस्ट एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा पेरेंट्स और बच्चों दोनों को। मैं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये बात, बट इसका लाना जरूरी है बात करना। बहुत सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं एंड कुछ मैंने ऐसे भी देखे कि भी ऐसे फिंगर लगाइए, एक रिपोर्ट आ जाती है और उससे पता चल जाता है। व्हाट इज योर से ऑन दीज, ये कितने कारगर हैं? क्योंकि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में निकल के आता है, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, सर रिपोर्ट में तो ये निकला है, बच्चा ये बनना नहीं चाह रहा है, तो वैसे ही आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा था और बढ़ गया। तो क्या रोल है और कितना वो रोल एग्जैक्टली वो कितना फायदा कर सकता है? मैंने नुकसान होते बहुत देखा है। इस सवाल के हर प्रैक्टिशनर के अपने जवाब हो सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि जो वो आपने फिंगरप्रिंट वाला बोला, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। और उसका कारण ये है कि वो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही छोटे पॉपुलेशन के डेटाबेस पे बनी, एंड वो टेक्नोलॉजी जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसमें जापानीज स्मॉल पॉपुलेशन के फिंगरप्रिंट्स को डेटा में फीड करके पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को उस पे एक्सट्रापोलेट करा जा रहा है। तो कुछ 1200 लोगों की थंबप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स उसमें कैप्चर किए गए, और उन 1200 लोगों पे हम दुनिया की डेटाबेस पे एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, विच आई फील इज अनजस्टिफाइड, एंड दैट टू पीपल फ्रॉम वन एथनिसिटी, ओनली जापानीज। अगर उन्होंने वो 1200 में भी कुछ इंडियन, कुछ चाइनीज, कुछ अमेरिकन, कुछ ब्रिटिशर्स, सारी एथनिसिटीज को लिया होता तो शायद उसकी एक्यूरेसी हायर होती। पर खाली एक एथनिसिटी को लेकर और खाली 1200 लोगों को लेकर हम दुनिया का भविष्य तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शायद मेरी समझ में इफेक्टिव नहीं। अब बात आती है साइकोमेट्रिक एनालिसिस की। तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस पे मेरा विश्वास कुछ ऐसा है जैसा लोगों का एस्ट्रोलॉजर पे कि अगर प्रैक्टिशनर सही है, तो वो बहुत इफेक्टिव टूल है।
और अगर प्रैक्टिशनर सही नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि कुंडली पढ़ने वाला सही होना चाहिए। कुंडली पढ़ने वाले अगर सही हो तो वो तो भगवान का रास्ता भी दिखा देते हैं, पर अक्सर लोगों को कुंडली पढ़ना आता नहीं या अधूरा ज्ञान होता है। प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है कि साइकोलॉजी एक अनरेगुलेटेड प्रोफेशन, तो यहाँ पर 3 दिन का कोर्स करके लोग करियर काउंसलर बन रहे हैं। Only 3 days of a certified course and people are becoming a career counselor. They don't themselves know what those frameworks are. एक बार एक बच्चा हमारे पास भी एक किसी और काउंसलर की साइकोमेट्रिक रिपोर्ट लेकर आया था और मैंने उनको बोला कि आपको काउंसलर ने ये समझाया इनका इंटरप्रिटेशन? बोले नहीं मैम, उन्होंने तो बस रिपोर्ट दे दी, आप खुद समझ लो। क्योंकि शायद वो प्रैक्टिशनर को खुद ही नहीं वो उन टूल्स के बारे में पता होगा। तो एंड दुनिया में कुछ 12 से 15 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस को ये डिफरेंट टूल्स अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने एक ऐसा टूल लिया है जो एक्चुअली मल्टीपल फैसेट्स में बच्चे को समझने की कोशिश कर रहा है और प्रैक्टिशनर को उसको पढ़ने की, इंटरप्रेट करने की समझ है, तो ये कोई बुरा टूल नहीं है। लेकिन अगर उस प्रैक्टिशनर को वो टूल बनाने की कि कौन से फ्रेमवर्क्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और कौन से फ्रेमवर्क्स एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में काम करेंगे, इस बात की जानकारी अगर प्रैक्टिशनर को ही नहीं है तो थोड़ी दाल खट्टी हो सकती है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम किसी को सही या किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, हमारा पर्पस बहुत क्लियर है, जो बच्चे और पेरेंट्स हैं वो एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। सो वी हैव टॉक्ड लॉट अबाउट करियर्स, एक प्रोसेस में बात करी, डिफरेंट टूल्स के बारे में बात करी। इमेजिन करते हैं नाउ दैट करियर इज सेट, मुझे डोमेन समझ में आ गया है। अगर वो डोमेन ट्रेडिशनल है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेट पूरा रोड मैप बना हुआ है। एंड सेकंड कम्स कि अब कोर्स कौन सा चुना जाए। बिल्कुल नहीं, तो जब बच्चा कोर्स चुनने जा रहा है तो वो किन बातों का ध्यान रखे उस कोर्स का डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर कि एक 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज के लिए बाहर निकलता है, एक पीसीएम का बच्चा अगर बाहर निकल रहा है तो उसके पास 850 से 1200 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं कोर्सेस के लिए। तो वो और इट बिकम्स, यू टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, तो किन बातों का ध्यान रखे सो दैट वो कोर्स सही चुन ले। तो ये अगेन चुनाव बहुत मुश्किल चुनाव नहीं है अगर करियर का चुनाव हो गया तो करियर का अगर आपने चुनाव कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस करियर में जाने के लिए ये 1, 2 या 3 या मैक्सिमम 4 ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं मेरे अनुभव में जो उस करियर तक लीड कर। तो आप वो 700-800 से 2, 3, 4 में अपने आप ही आ जाएंगे जैसे ही आपने अपने करियर का चुनाव कर लिया, क्योंकि अभी तक के मेरे अनुभव में कोई भी ऐसा करियर नहीं है जो 100 कोर्सेज के सब पॉसिबल ट्रू, 3-4 से पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो अगर आप 3-4 में आ गए तो आपने अपनी प्रॉब्लम का समाधान खुद निकाल लिया और आपको बस ये समझना जरूरी है कि ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और इस कोर्स को करने के लिए मुझे क्या चाहिए और ये कोर्स आगे लीड कहाँ करे। तो कृति, जब आप ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें, डॉक्टर बनना है, नीट दे लीजिए एंड यू हैव दी रोड मैप रेडी। इंजीनियरिंग के लिए, सीए के लिए, लॉ के लिए है। व्हाट अबाउट द करियर्स जो नए हैं? सपोज समवन वांट्स टू गेट इनटू डिजाइनिंग, करेक्ट, और समवन वांट्स टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ये आज के टाइम में बड़ा ट्रेंड है, बच्चों से आप पूछिए 9-10 के क्या करना, स्टार्टअप करना है। हाँ, करना है, और जो जनरेशन आ रही है उनकी जिद के आगे तो पेरेंट्स झुकना ही पड़ रहा है। गिव मी 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉट सो ट्रेडिशनल वन, बी ऑफ डिजाइनिंग, और रादर मैं चाहूंगा कि आप स्टार्टअप, जो बच्चा आज बात कर रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं स्टार्टअप करना है, उनके लिए क्या रोड मैप और चॉइस ऑफ कोर्सेज होने चाहिए? बिकॉज आई आस्क यू व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सामने जब बच्चा आ रहा है तो 10th के बाद स्टार्टअप करना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी,
ये अलग ही ट्रेंड एक चीज आने लगी है। नंबर्स कम हैं बट आगाज हो चुका है इस चीज का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राइट, मैं क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हूं एंड आई एम सीइंग केसेस जहां बच्चे 9th या 10th से स्कूल ड्रॉप आउट होने की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल अनकन्वेंशनल का आप मुझे दे पाएं कि बिल्कुल, एक स्टार्टअप और दूसरा डिजाइनिंग और आपके चॉइस का। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी इसमें कि सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में आप चाहे कन्वेंशनल करियर में जाएं, चाहे आप अनकन्वेंशनल करियर में जाएं, हर फील्ड में ग्रेजुएशन अवेलेबल। ओके। हमारे जमाने में जब हम बोलते थे कि डिजाइनिंग मतलब एक हॉबी क्लास है, फोटोग्राफी मतलब एक हॉबी क्लास है, अगर हम यूआई यूएक्स या ग्राफिक डिजाइनिंग बोले तो वो एक हॉबी क्लास होती थी। आज की तारीख में ये सब में प्रॉपर 3 साल की 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री अवेलेबल है। तो हमें इन्हें हॉबी क्लास की तरह ट्रीट नहीं करके एक प्रोफेशनल करियर की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली एक हॉबी क्लास जो स्किल सेट दे सकती है और एक करियर ट्रैजेक्टरी दे सकती है उसमें, और एक जो प्रॉपर एक डिग्री आपको एक ट्रैजेक्टरी दे सकती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हर डिग्री आपको उतना स्किल सेट देगी ही देगी, लेकिन अगर सही चुनाव हो तो देगी। अब सवाल आपका था कि अगर बच्चा कोई स्टार्टअप करना चाहता है या अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको करियर में क्या किस तरीके के कोर्स पढ़ाई करने की जरूरत है या पढ़ाई करने की जरूरत है भी या नहीं है। बहुत ही दिलचस्प सवाल है और काफी बच्चे मुझसे ये बात पूछते हैं, और आप सही बोल रहे हैं, ये एक आगाज हो चुका है कि पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हमें तो अपना बिजनेस करना है। तो मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरा एक बिजनेस को देखने का एक तजुर्बा है और एक अपना अंडरस्टैंडिंग है जो शायद दूसरों से फर्क हो। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि बिजनेस जब हम लगाते हैं तो 2 तरीके से नया बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। एक होता है अपने खुद के स्किल सेट को यूज करके, जैसे एक डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन शुरू कर दे वो अपना बिजनेस कर रहा है, एक लॉयर अपनी कंसल्टेशन शुरू कर दे तो वो अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे जैसे आप और हम अपने बिजनेस में हैं, एक पेंटर भी अपनी पेंटिंग्स अपने लिए बेच रहे हैं तो वो अपना बिजनेस है। ठीक, एक शेफ है, उसने एक आज की तारीख में क्लाउड किचन घर से खाना बना के बेचना शुरू कर दिया, वो बिजनेस में है। ठीक, तो ये हो गए स्किल बेस्ड बिजनेस। दूसरा बिजनेस लगाने का तरीका होता है जब हमारे पास अपनी कोई स्किल नहीं है, हम रिसोर्स बेस्ड बिजनेस में जा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास हमारे घर वालों के पास एक जमीन पड़ी थी, उस जमीन पे हमने दुकान खोल ली। हमारे पास एक गोडाउन पड़ा था, हमने उसमें स्टॉकिंग का काम शुरू कर दिया। हमारे मम्मी पापा टी शर्ट बना रहे थे तो हमने उसमें यार्न बनाने का काम शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ एक फैमिली की एग्जिस्टिंग रिसोर्स थी, उस रिसोर्स को यूज करके हमने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश। तो ये बहुत ही क्लियर 2 डिफरेंशिएशंस हैं और दोनों की अप्रोच फर्क होगी। एंड ब्रॉडली आई थिंक यही 2 तरीके हैं बिजनेसेस लगाने। तो अगर पहला वाला बिजनेस केस है तो उसमें तो आपको स्किल गैदरिंग करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको तो अपने स्किल बेस पे ही बनाना पड़ेगा मेजरली। अक्सर ये जो बच्चे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो स्किल बेस की तरफ सोच नहीं रहे होते। See, and most of them are not coming from the business background. करेक्ट। ये जो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और उसके पास रिसोर्स पूरा है और वो ये बोलता है हाँ मुझे अपना बिजनेस नहीं, ये ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस नहीं करना पर मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो लेकिन उस डिफरेंट करने के लिए भी उसके पास एक फैमिली का विजडम है, एक विजडम है और साथ में एक रिसोर्स बैंक है कि आज आपका रॉ मटेरियल सप्लायर की चेन सेट है, आपके वेंडर की चेन सेट है, आपके पास जमीन है, आपके पास गोडाउन है, तो एक बहुत बड़ा विजडम के साथ रिसोर्स पूल है। ठीक है, तो उसके लिए बिजनेस लगाने के में जाने का रास्ता, और एक बच्चा जो शायद बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं आ रहा है या एक स्किल बेस्ड बिजनेस में जाना चाह रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर पहला वाला रास्ता आप चूज कर रहे हो तो आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन में जाना पड़ेगा ना, आपके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आप अगर खाना बनाना चाहते हो और आप अगर अच्छे खुद शेफ नहीं हो तो कितने दिन आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा या क्लाउड किचन चल जाएगा। तो स्टार्टअप की जब हम बात करें
दो क्लियर हमारे पास रास्ते हैं। अगर स्किल बेस्ड में जाना है तो स्किल बेस्ड एजुकेशन में चाहिए, रिसोर्स बेस्ड बिजनेस में जाना है तो देन बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ आज की तारीख में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहे हैं कि आपके पास जो रिसोर्स है उससे आप और बेहतर, ट्रेडिशनल एमबीए नहीं है, और ये ट्रेडिशनल एमबीए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल एमबीए, मैं खुद एक एमबीए है और मैं इसलिए बोलूंगी ट्रेडिशनल एमबीए आपको जॉब करना सिखा रहे हैं, आपको एंटरप्रेन्योर बनना नहीं सिखा रहे। वो आपको क्या सिखा रहे हैं, आपको सेकेंड ईयर में मार्केटिंग चूज करना पड़ेगा या फाइनेंस चूज करना पड़ेगा या ह्यूमन रिसोर्स चूज करना पड़ेगा या ऑपरेशंस चूज करना पड़ेगा। अब आपने जहां एक चीज का चुनाव करा, आपने बिजनेस के अपने एक ही पहलू पे अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया, बाकी पहलू तो आपने नजरअंदाज कर दिया। और जब आपने एक बिजनेस के बाकी पहलुओं को छोड़ दिया तो आप बिजनेस कैसे चलाएंगे? तो वो बहुत डिफरेंट स्किल सेट है कंप्लीटली। सो how to choose a course for a traditional, conventional and unconventional. You have explained it very clearly in a very effective manner. बट यहाँ हम अभी बात कर रहे थे उस बच्चे के बारे में जिसने करियर सिलेक्ट कर लिया है और वो फिर कोर्स सिलेक्ट करने आ रहा है। बट कुछ भी आप कर लें, कितना भी प्रोसेस लगा ली जाए, बहुत सारे बच्चे से छूट जाएंगे जो सब कुछ करने के बाद, सारा रिसर्च करने के बाद, सारे डिस्कशंस करने के बाद भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि मेरे लिए करियर क्या है। उसको भी कोर्स करने जाना है 12th के बाद, हाँ, राइट? तो अगर कोई बच्चा उस सिचुएशन में है, तब मेरा कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई करियर, आई हैव डन माई 12th से विद पीसीएम, पीसीबी और सम अदर सब्जेक्ट, और मैं ट्रेडिशनल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं पीसीएम का बच्चा हूँ, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे करियर में क्या करना है, टिल आई हैव टू चूज अ कोर्स। सेम विद द बायो, डॉक्टर नहीं बनना है, उसके अलावा मैं क्या करूं? जो बिग 4 की हम बात करते हैं, मुझे सीए नहीं बनना है और पता भी नहीं है क्या, और कोर्स चुनना है। इस सिचुएशन में क्या मेथड अपनाई जाए कि मैं एक कोर्स को? अगर आपको ये पता है कि आपको जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, पर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना है, पर अब 12th खत्म हो रही है तो कॉलेज में तो जाना है, तो एक ही रास्ता बचता है कि अपनी इंटरेस्ट या अपने स्किल को अपना हथियार बना, रादर देन जस्ट डूइंग एनीथिंग। कुछ तो स्किल होगी, कुछ तो हुनर होगा, कुछ तो इंटरेस्ट होगा। शायद अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा, शायद रूबिक्स क्यूब्स में इंटरेस्ट होगा, शायद पेंटिंग में इंटरेस्ट होगा, शायद खाना बनाने में इंटरेस्ट होगा, शायद सबकी मिलजुल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट होगा। कुछ तो किया होगा जिसमें आपको लगता होगा कि स्कूल में मैं पिछले 10-12 सालों में ये एक काम दूसरों से बेहतर करते हुए आ रहा हूं या आ रही हूं, उसको पकड़ लो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये स्किल की बात हो रही है, मुझे स्किल भी नहीं समझ में आ रहा। बहुत बच्चे आते हैं, व्हेन वी क्वेश्चन देम, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, बट जाना है। अब अगर इफ इट इज नॉट अराउंड स्किल्स, तो मेरे पास सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट बस जा रहा है जिसके बेसिस पे मुझे कोर्स करने जाना है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ ढूंढिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे थे। कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए, कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए, रैंडमली नहीं चले जाना। आप इसलिए नहीं एडमिशन ले सकते कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है, अब हम जो पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। आज आप ये सोचते हैं कि हम रात को खाना खाने एज अ फैमिली बाहर जाएंगे, तो जब खाली एक खाना खाने के लिए हमें बाहर जाना है पे ये डिस्कशन होता है कि अच्छा आज क्या खाना है, आज इंडियन खाना है या आज फास्ट फूड खाना है या आज साउथ इंडियन खाना है या आज पिज्जा पास्ता खाना है। हम पहले ये सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा अब ये खिलाने वाला रेस्टोरेंट पास में कौन सा है, अच्छा कौन सा है, कहाँ जल्दी आ जाएगा, कहाँ टाइम लगेगा, हमें फाइन डाइन करनी है या हमें जल्दी जाके खाना है या हमें स्ट्रीट फूड खाना है, राइट? वो 5 मिनट के खाने के स्वाद के लिए हम इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं करा होगा कि हम एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए और हमने वेटर को बोला चल तेरा जो मन है आज वो खिला।
बट हम करियर के साथ कर रहे हैं। पर हम करियर के साथ ये कैसे कर सकते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया और यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि तुम जो पढ़ाओगे हम पढ़ लेंगे? तो कहीं कोई सोच तो होनी पड़ेगी। और नहीं समझ में आ रहा है, देन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स। थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, काउंसलर की बात हो रही है। यू नो, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट थिंक काउंसलिंग इज टू कॉस्टली। यस, ये मिसकंसेप्शन दूर करो सबसे पहले। क्या है मतलब? तो आई समवेयर अग्री एंड आई समवेयर डिसएग्री। कोई, आपने कभी पोकर खेला है? हाँ, बहुत पहले। हम एक टर्म साइकोलॉजी में बोलते हैं लॉस ऑफ पोकर। एक आज पोकर गेम का मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि उसमें हम कुछ पहले चालें चल देते हैं और बीच गेम में हमें समझ में आता है कि अब हमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो वहां पे एक डिसीजन ये होता है कि अब जितना हमने चल दिया उसके लिए हम और पैसा लगाएं और आगे बढ़े, या इतने को छोड़कर अब बाकी पैसे को बचा लें। राइट, समझ गया। तो करियर का चुनाव में भी वैसा ही है। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही करते हैं। हम शेयर मार्केट में भी ऐसा ही करते हैं। तो अब ये बताइए कि एक काउंसलर जो भी, और आज हिंदुस्तान में मेरे तजुर्बे में आपको बहुत सस्ते से बहुत महंगे तक काउंसलर्स मिल सकते हैं। ये आपके सूटेबिलिटी पे, आपकी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी पे, आपको क्या समझ में आता है उस पर निर्धारित आप करेंगे कि आपको किसके पास जाना है। लेकिन अगर आप, मैं नहीं कहती कि बहुत महंगे काउंसलर के चुनाव करने की आपको जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छे प्रैक्टिशनर जो एक नॉर्मल मीडियम ठीक कॉस्ट पे आपको चार्ज कर रहा है, उसको लेना एक आपके लिए फायदेमंद का सौदा है। और उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आज आप अगर गलत करियर के चुनाव में चले जाते हैं तो आपका लॉस इज मच बिगर देन दैट small fees that you are paying to the counselor, because then you are losing 1 year, you are losing 1 year of fees and the trauma and stigma that you as a family and the child will be going through कि बच्चा कॉलेज छोड़कर आ गया और तब एक असमंजस दूसरी शुरू होती है कि अब क्या करें। उस सब से बचने के लिए आप एक नॉर्मल फी पे कर सकते हैं। नॉर्मल फीस अराउंड, एक जनरल मैं बात करूं तो 5 से 15 हजार के बीच में आई थिंक बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसानी से। मैं 15,000 भी नहीं, मैं बोलूंगी 5 से 10,000 के बीच में आपको एक ऑन एन एवरेज एक करियर काउंसलर आज की तारीख में इंडिया में आपको मिल जाएगा। आज एक फैमिली अगर पीवीआर, आईनॉक्स या किसी भी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और पॉपकॉर्न के साथ डिनर खाकर आती है, तो एज अ फैमिली ऑफ 4 आप 2-2.5 हजार रुपए एक पिक्चर पे खर्चा करते हैं। तो 5 से 10 हजार रुपए एक करियर के चुनाव में खर्चा किया जा सकता है, तो आपके पूरे जीवन भर काम आने वाला है। बिल्कुल। एंड जो आपकी वो 3 साल 4 साल की गलती को बचा सकता है। We have discussed enough about career courses. Now comes the third aspect: college selection, university selection. I think I don't know the number. Somewhere I was reading around 40,000 college and universities in India. More than that. More than that. फिर बात आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ठीक, कैसे अगेन दो सेगमेंट। कोर्स मेरा फाइनल हो गया, अब मैं कैसे कॉलेज का चुनाव करूं? चुनाव करने से पहले किन बातों का ध्यान रखूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और अक्सर हम जब कॉलेज का चुनाव कर रहे होते हैं तो हम रैंकिंग्स पे निर्धारित होते हैं, बहुत हद तक, काफी हद तक, कि अगर हमें इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है, हमें लॉ करना है तो क्या रैंकिंग है, डिजाइन करना है तो क्या रैंकिंग है। रैंकिंग्स एक अच्छा शुरुआत है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको एक यूनिवर्स टू थिंक दे देता है कि ये टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, मुझे इनके अंदर ढूंढना है। बट रैंकिंग शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये मैं कहूंगी कुछ कारणों से। पहला कारण है कि हर रैंकिंग, आज की तारीख में बहुत से डिफरेंट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है जो हर रैंकिंग अपनी तरीके से कॉलेजेस को रैंक कर रही है।
इंडिया में कुछ 5 से 6 संस्थाएं हैं जो इंडिया में कॉलेजेस को Can you रैंक name कर रही some है। of them? तो इंडिया टुडे रैंक करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, ये 3 काफी I think there पॉपुलर is है। one government agency as well. NIRF RFM, रैंकिंग right. है, उसके अलावा आउटलुक इंडिया रैंकिंग करता है। तो ये कुछ रैंकिंग फर्स्ट है, स्टेप दे देगा मुझे। ये आपको फर्स्ट स्टेप दे देगा। और अगर आप गौर से इन सारी रैंकिंग्स को देखें तो इनमें भी रैंकिंग में फर्क आ जाएगा। एक कॉलेज जो एक रैंकिंग में ऊपर आ रहा है वो शायद दूसरे में नीचे आ जाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हर रैंकिंग के पैरामीटर्स फर्क है। Okay. हर रैंकिंग ने जो अपना कॉम्पोजिट स्केल बनाया है तो उसमें हर पैरामीटर को अलग वेटेज दी है, और किसी ने किसी चीज को वेटेज दी होगी और किसी ने किसी को। और एक कॉलेज नॉर्मली 2 से 3 रैंकिंग्स में ही भाग ले पाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक अच्छे कॉलेज ने कोई दूसरी रैंकिंग में भाग लिया हो और आप जो रैंकिंग देख रहे हैं उसमें भाग ही ना लिया हो, तो उसमें उसका नाम ही ना हो। तो अक्सर जब रैंकिंग देखें तो एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट रैंकिंग्स को जरूर देखें ताकि आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन को मिस ना करें। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जैसे NIRF आपको ये भी बताती है कि उन्होंने किन पैरामीटर्स को एट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली कोई भी जो अच्छी रैंकिंग होगी वो ये बताएगी कि उन्होंने क्या पैरामीटर्स लिए हैं। तो आपका ये समझना कि जो पैरामीटर उस रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। अ लॉट ऑफ रैंकिंग्स वे टू पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहला है रिसर्च और दूसरा है परसेप्शन। अगर आप देखेंगे अक्सर मैक्सिमम रैंकिंग्स इन 2 पैरामीटर्स को 50% की वेटेज मिलाकर। रिसर्च आई अंडरस्टूड, व्हाट इज परसेप्शन? आप और हमारा परसेप्शन क्या है, जो वहां बच्चा जा रहा है उसका परसेप्शन क्या है। परसेप्शन इज एम्बिगुअस, देयर इज नो वे टू क्वालिफाई। आपका परसेप्शन एक कॉलेज के बारे में अच्छा और खराब हो सकता है और वो मुझसे भिन्न हो सकता है। और रिसर्च और परसेप्शन मिलाकर 50% से ज्यादा एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी रैंकिंग को। तो अगर मुझे रिसर्च में जाना ही नहीं है तो मेरे लिए नहीं है वो कॉलेज। तो वो रिसर्च का रैंकिंग ऊपर होने से वो कॉलेज मेरे लिए अच्छा और खराब कैसे मैं निर्धारित कर सकती हूँ। तो ये समझ डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल एक एटलीस्ट एक इनिशियल आपको एक यूनिवर्स ऑफ थिंकिंग मिल गया कि ये 10, 15, 20 कॉलेजेस में से मुझे छटाई करनी है। अब सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके प्रोग्राम्स, उनके डिपार्टमेंट्स, उनकी फैसिलिटीज, उनकी इंडस्ट्री कनेक्ट को आप ढूंढें। वेबसाइट पे बच्चा क्या खोजे, क्योंकि जो वो दिखाएगा वो मैं अपना अच्छा ही दिखाऊंगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ये सेकंड स्टेप, ये फाइनल स्टेप नहीं है। ओके, ये आपकी रिसर्च का सेकंड स्टेप आपको देगा कि एटलीस्ट आपने यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ लिया। अब आप क्या करेंगे, आप उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और आप उनके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे। अक्सर जब आप ये पहली बार करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो कैन यू मेक इट मोर सिंपल फॉर अस कि 1 2 3 4 5 7 8 ये पॉइंट्स पे जरूर रिसर्च करो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहला, आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में पूरा स्टडी करिए कि वो प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो डिपार्टमेंट कौन हेड कर रहा है, वो जो उस डिपार्टमेंट में फैकल्टी है वो फैकल्टी खुद की एजुकेशन क्या है, वो डिपार्टमेंट कितना पुराना डिपार्टमेंट है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी बहुत नामी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर आप जो उस प्रोग्राम में जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का, वो उनका सबसे बेकार प्रोग्राम है। ऐसा काफी बार होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी शायद बहुत अच्छी ना हो पर उनका वो प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम हो। तो इसीलिए उस प्रोग्राम की रिसर्च करना कि उनके एचओडी कौन है, कौन फैकल्टीज हैं, किस तरीके का लैब इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करते हैं, और उस डिपार्टमेंट को उन्होंने कितना इंडस्ट्री से अलाइन करा है या नहीं करा है, इंडस्ट्री स्पीकर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वहां का एलुमनाई कौन है, ये रिसर्च करना आपके लिए जरूरी है। दूसरी रिसर्च आपको ये भी करना जरूरी है कि वहां की फैसिलिटीज क्या है, खास करके उन बच्चों के लिए जो किताब के बाहर की दुनिया में भी इंटरेस्टेड हो। और आज की तारीख में मैं ये बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रही हूँ कि बच्चों को कॉलेज में खाली पढ़ाई नहीं और भी चीजें चाहिए।
उन्हें ड्रामा भी चाहिए, उन्हें स्पोर्ट्स भी चाहिए, उन्हें डिबेट भी चाहिए। तो क्या वो यूनिवर्सिटी ये सब चीजें भी करा रही है या नहीं करा रही है? क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने एक और उभरता हुआ ट्रेंड देखा है, और वो है कॉलेज ड्रॉप आउट। कि बच्चा कॉलेज गया और 6 महीने 8 महीने साल भर में आकर उसने माता पिता से ये बोला कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे ये कॉलेज है तो बहुत अच्छा, मेरे लिए नहीं। तो ये मेरे लिए नहीं है का जवाब आप शुरुआत में भी खोज सकते हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक छोटे एनवायरनमेंट में नरिश होते हैं, उन्हें थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर ऐसे बच्चे क्लास में जल्दी से हाथ उठा के आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछते, आंसर नहीं देते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े फोर्थ कमिंग होते हैं, वो अपना रास्ता भीड़ में भी खोज लेंगे, दूसरों को पीछे हटा के मैम हमें ये सवाल है, ये नहीं हुआ। तो वो एक लार्जर यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे फिट है। पर एक बच्चा जिसको ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर आप उसको 10,000 बच्चे वाली यूनिवर्सिटी में भेज देंगे तो वो कहीं खो जाएगा। तो ये फाइनर एस्पेक्ट्स की डिटेलिंग आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च से मिल जाएगी अगर आपने वेबसाइट पे कुछ समय बताया है तो। थर्ड स्टेप फिर आता है खोज करके उस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों से बात करना अगर पॉसिबल हो। एंड अक्सर अब क्योंकि जितनी अच्छी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपके खुद के स्कूल के कुछ ना कुछ एलुमनस आपको मिलेंगे जो आपके स्कूल आपको राजी से मदद कर देगा। अगर आप जाके अपने स्कूल में प्रिंसिपल से, स्कूल की काउंसलर से, स्कूल की टीचर से बोलेंगे कि मैम इन यूनिवर्सिटी में कभी कोई हमारे सीनियर गए हैं, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, मतलब थोड़ा एफर्ट डालने की बात है। काउंसलर कैन आल्सो हेल्प कि भाई योर करियर काउंसलर कैन हेल्प, योर स्कूल काउंसलर कैन हेल्प, योर प्रिंसिपल कैन हेल्प, लिंक्डइन कैन आल्सो हेल्प। बिल्कुल, लिंक्डइन कैन हेल्प। तो आप अगर कुछ वहां के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स या एलुमनाई से कनेक्ट करके उनसे बात कर पाए तो आपको वहां की पेडागॉजी, वहां की इथॉस के बारे में पता चलेगा। अब ये यूनिवर्सिटी इथॉस एक बहुत कमाल का शब्द है जो मैं बच्चों को समझाती हूँ। जैसे हमारी खुद की एक पर्सनालिटी होती है ना, हर यूनिवर्सिटी की भी एक पर्सनालिटी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो। जैसे हम होते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है जिसको खाली किताबों में इंटरेस्ट है, एक बच्चा है जिसको किताबों में भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी है, दूसरा है उसको लीडरशिप में इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट काउंसिल में भी जाना चाहता है, तीसरा है उसको स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट है पढ़ाई के साथ। तो हर बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी है। वैसे ही हर कॉलेज की या हर यूनिवर्सिटी की भी अपनी एक इथॉस होती है। अगर आपकी इथॉस और यूनिवर्सिटी की इथॉस मिल जाए तो उससे अच्छा कमाल हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको जरूर स्टडी करने चाहिए बिसाइड्स रैंकिंग व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। तो हमने तीनों एस्पेक्ट पे बात कर ली, करियर, कोर्स एंड कॉलेज। उसका राइट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए था वो बात कर ली। एंड आई थिंक जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ये पॉडकास्ट एक रेफरेंस पॉइंट बने so that उसकी थिंकिंग और रिसर्च एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। आई थिंक दिस वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इट। क्लोजिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बच्चों और उनके पेरेंट्स को? क्लोजिंग मैसेज मेरा ये रहेगा कि आज हम 21वीं सदी में 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, हम आज इंडस्ट्री में स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी स्किल आगे आने वाले समय में। तो आप जो भी करें, चाहे आप कोडिंग करें, चाहे आप डिजाइनिंग करें, चाहे आप खाना बनाएं, आप जो भी करें उसमें स्किल की निपुणता पे ध्यान दीजिए, खाली पास होके नंबर लाने पे ध्यान ना दें। और दूसरा मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसा आज की तारीख में कोई ऐसा करियर नहीं है जो ये 100% आपको गारंटी कर देगा कि ये करियर में चले गए तो सक्सेस निर्धारित। मेरा हमेशा कहना होता है, सक्सेस डज नॉट लाई in a career. People are successful. Careers are not successful. Thank you so much, Kriti, for your time. And I hope this will help a lot of students. Thank you so much for your time. Pleasure.